हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण देखेंगे। इससे पहले हमने 1.1 प्रश्नावली के सारे उदाहरण और जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उनको देख लीजिए। मैं क्या करूँगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली है हमारी 1.2, ये हमारी अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया कि अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सब कुछ बता रखा है मैंने उसमें। फिर भी मैं आपको दोबारा से बता दूं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब कि जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि √2 हो गई, √3, √4, √5, √6, ऐसे करके ये सारी नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं होते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें सारी ये अपरिमेय संख्या 3 है, तो हमें इस प्रश्नावली में करना क्या है कि इनको सिद्ध ही करना है कि बताइए कि इसे √3 है, इस ये एक अपरिमेय संख्या, ये बताइए। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वैसे इसमें, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस जब मैं स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाएं, और आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप कभी भी इन सवालों में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक थ्योरम है 1.2, और ये नए मैथ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 2024 में नया मैथ है, उसके हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ। पुराने मैथ में ये थ्योरम शायद पता नहीं कौन सी है, लेकिन नए मैथ में ये 1.2 थ्योरम है। ठीक है, तो मैं नए मैथ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये थ्योरम, इस थ्योरम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस प्रश्न को करेंगे। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि P कोई अभाज्य संख्या, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, अभाज्य संख्या बोल रहा है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है। यदि P A² को विभाजित करती है, तो जो अब ये P है, P A² को विभाजित करती है, तो P A को भी विभाजित करेगी जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि तुमने एक अभाज्य संख्या ले ली 2, ठीक है, इसके बाद तुमने कोई A नंबर ले लिया, कोई भी जो इस 2 से विभाजित हो। तो जैसे कि मैं ले लेता हूं यहाँ पे 8 ले लिया। तो अब ये कहने का मतलब ये, अगर इसका मैं वर्ग करूं, वर्ग कर दिया मैंने 8 का, तो ये 8 का वर्ग जो भी आएगा वो 2 कट करेगा। अगर मैं इसका हटा दूं वर्ग, तब भी संख्या इसको कट करेगी। ये थ्योरम ये कह रही है। जैसे कि 8 का हम स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 64, वो होता है 64, और यहाँ पे 2। तो अगर हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 और 32 बार। अब यदि मैं इसका स्क्वायर हटा दूं, ये तो बोला उसने, ठीक है, इसको विभाजित करती है, तो P A को विभाजित करेगी, मतलब इसका स्क्वायर हटा दूं मैं, 8 ओनली 8 लिख लूं, 8/2। तो अगर मैं इसका क्या आएगा, 2 × 2 और 2 दूनी वो, कितने बार कट जाएगा, 4 बार। तो कहने का मतलब थ्योरम का ये है कि यदि कोई संख्या, अभाज्य संख्या किसी वर्ग को काट रही है, तो यदि हम उसके वर्ग को हटा दें तब भी वो संख्या उसको काटेगी, ये कहना चाह रहा है ये थ्योरम। ठीक है, तो ये हमें मान लेनी है बात, क्योंकि ये हमारे इसमें यूज होगी, इसलिए मैं थ्योरम को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना जो प्रश्न है, बात समझ में आ गई होगी ये वाली। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना प्रश्न जो उदाहरण 5 है, उदाहरण 5 को स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बात समझाऊंगा, बड़े अच्छे से समझना आप। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात, जब हम कोई संख्या ये सिद्ध कर रहे हो कि ये अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले मानेंगे कि माना कि जो भी आप, जैसे यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ 3 मानता हूँ कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। पहला स्टेप ये होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम बट्टे में बताएंगे, और जैसे कि हमने शुरू में माना ये परिमेय संख्या है, जो हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे, यदि जो भी चीज हमने लिखी और वो लास्ट में आके
गलत निकली, तो हमने शुरू में माना था वो क्या मान लिया, गलत मान लिया, इसीलिए वो हमारी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, हल में आप सबसे पहले लिखोगे माना कि √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अगर हमने परमेय संख्या है तो परमेय संख्या का क्या होता है, अतः √3 हमारी एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या किस रूप की होती है, p/q के रूप की होती है। हमारी परमेय संख्या किस रूप की होती है, p/q के रूप की होती है, जहां पर जो q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बस सीधा बात करनी, q की जगह पर कभी 0 नहीं आएगा। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखना है आपको, जो p और q है सह अभाज्य संख्याएं हैं। जो p और q है वो क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन दो नंबरों का HCF केवल एक आ रहा हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, HCF कितना होना चाहिए, दो नंबर का एक, उसको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या। जैसे कि 6 और 5 का जब HCF तो एक ही आएगा ना, 7 और 5 एक ही आएगा, 10 और 5 नहीं हो सकता सह अभाज्य। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो हमेशा HCF क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, उनको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मान लीजिए कि वो एक परमेय संख्या है, उसके बाद भाई परमेय संख्या तो p/q के रूप की होती है, तो उसको p/q के रूप की कर लीजिए। अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से p का मान निकालेंगे, तो p का मान निकालेंगे तो ये तो इधर अगर भाग में, तो इधर किस में आएगा, गुणा में, तो ये हो जाएगा √3q और बराबर में p। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p बराबर 3 √q। ये आपका समीकरण नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे क्या, इसको हमने ऐसे लिख लिया, अब इधर भी 2 से वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब क्या करेंगे, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी √3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे p का तो पावर 2 लग जाएगी, यहाँ पे देखो अंडर वर्ग से अंडर कट जाएगा तो 3 बचेंगे और यहाँ q का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से हम q का मान निकाल ले रहे हैं, तो ये अगर इधर गुणा में है 3, इधर आएंगे तो किस में आएंगे, बट्टे में, तो a ये आ जाएंगे 3p स्क्वायर बराबर बट्टे में 3 और बराबर में आ जाएगा q, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बट्टे में 3। ठीक है, इसको आप समीकरण मान लीजिए पहला, ये आपका समीकरण हो गया पहला। इतना स्टेप करने के बाद अब क्योंकि ये p/q के रूप में लिखी है और p/q के रूप में लिखी है, तो एक पूर्णांक होगी, परमेय संख्या होगी, परमेय क्या होते हैं, सारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो भाई हम बोलेंगे क्योंकि p स्क्वायर बट्टे में 3 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। यदि पूर्णांक है तो हम बोलेंगे इसीलिए p स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। p स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, और यदि 3 से विभाजित है, यदि 3 से विभाजित है तो हमने अभी एक चीज मतलब कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो हमने अभी यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ा था कि कोई संख्या अगर किसी संख्या का वर्ग किसी नंबर से विभाजित होता है उसको, तो अगर हम उसका वर्ग हटा देंगे तो भी वो संख्या उसी नंबर से विभाजित हो जाएगी। तो यदि मैं यहाँ पे क्यों, इसीलिए अगर मैं यहाँ से p का वर्ग हटा दूं तो p भी कितने से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी, विभाजित है। ठीक है भाई, जो p है वो भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ी है
कि अगर वर्ग वाली संख्या p से विभाजित हो जाती है तो अगर मैं उसका वर्ग हटा दूं फिर भी वो उससे विभाजित होगी प्रमेय से, तो यहाँ पे भी ये होगी। ठीक है, अब माना यदि मैं p बट्टे q तो जब हम p बट्टे q को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये विभाजित है, तो इसका कुछ तो मान आएगा, कुछ तो मान निकलेगा। उस मान को हम मान ले रहे हैं k1 मान, जो भी मान निकलेगा उसको मान लेते हैं हम k1 मान। जब k1 मान मानेंगे तो यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं, p का मान निकालेंगे। तो p का मान निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा p बराबर, ये 3 इधर किस में है, भाग में, तो इधर किस में आ जाएंगे, गुणा में, 3k1। तो इसको मान लो आप समीकरण दूसरा। ठीक है, p बराबर, अब समीकरण पहला, समीकरण दूसरा, अब यहाँ p बराबर ये निकला है 3k1। तो अब करो क्या, यहाँ से p का मान समीकरण 1 में रख दो। हम क्या करेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर p का मान हम समीकरण 1 पर रखेंगे। तो समीकरण क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर में p की जगह पे हमें क्या रखना है, 3k1, और इसका यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, और बट्टे में 3 है तो 3 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर में 3 3 9, तो ये हो जाएगा, और k1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और बट्टे में 3, अगर हम 3 से काटेंगे 3 1 3 और 3 3 9, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3k1 स्क्वायर, ये बचेगा खाली। ठीक है, ये बचा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस k का मान निकालेंगे, यहाँ से इस k का मान निकालेंगे। ये 3 अगर इधर गुणा में, इधर किसमें आएगा, भाग में, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे में 3 बराबर में k1 का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k1 का स्क्वायर बराबर में q का स्क्वायर बट्टे में 3। तो ये आपका जो समीकरण है वो आ जाएगा आपका तीसरा समीकरण। ठीक है, यहाँ पे आ गया समीकरण पहला हमने यहाँ मान लिया, समीकरण दूसरा हमने यहाँ मान लिया, और समीकरण तीसरा हमने यहाँ मान लिया। स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, आप ऐसे ही करते जाइए, और दो बार या 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको अच्छे से आ जाएंगे ये सवाल। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, पूर्णांक है भाई। पूर्णांक क्यों, क्योंकि उसमें लिखी हुई है। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर बट्टे में 3 एक पूर्णांक है, पूर्णांक मान लिया। अब पूर्णांक है तो भाई इसीलिए क्यू स्क्वायर किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगी। अब 3 से विभाजित है क्यू स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है, यदि मैं क्यू का वर्ग हटा दूं तो भी तो वो क्यू भी 3 से विभाजित है। अगर जैसे कि हमने थ्योरम पढ़ी है ना, इस वजह से। ठीक है, इससे विभाजित है। अब जब विभाजित है तो माना कि जब मैं q बट्टे 3 को सॉल्व करूंगा, क्योंकि विभाजित है तो कुछ तो मान आएगा, जो कुछ भी मान आता है मैं उसको मान लेता हूं, वही वो आता है मेरा k2। यहाँ पे k1 माना था, यहाँ पे मैं k2 मान लेता हूं। अब यहाँ से हमें q का मान निकाल लेना, q का मान, q बराबर, ये इधर भाग में तो उधर गुणा में चले जाएगा, k2, ये इसको हम मान लेंगे समीकरण चौथा। बस ये सवाल पूरा सिद्ध हो चुका है, बस अब हमें क्या क्या करना है वो देखना होगा। ठीक है, अब हम समीकरण 4 और समीकरण 2 को देखते हैं, यहां से हमें सब कुछ पता पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से हम देखें तो यहाँ पे समीकरण 2 लिखते हैं हम यहाँ पे। समीकरण 2 p बराबर 3k1 और समीकरण 4 है q बराबर 3k2।
यदि मैं इनमें देखूं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो इसका तो मान चलो ठीक है नहीं सेम आएगा, लेकिन यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया। तो आगे यदि हम देखें तो अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूँ 3 गुणा k1 और q बराबर करूंगा 3 गुणा k2, दोनों में कॉमन क्या आ गया 3 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि p और q का HCF 3 आया है। हमने शुरू में क्या माना था सह अभाज्य संख्याएं हैं, हमने तो भाई p और q शुरू में क्या मानी थी सह अभाज्य संख्याएं हैं, HCF 1 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने जो शुरू में माना था वो सब कुछ गलत माना था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने शुरू में माना था वो सब क्या माना था सब कुछ गलत माना था, इसीलिए हमारी जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे क्योंकि P और Q का HCF 3 है, लेकिन हमने माना था कि P और Q सह अभाज्य संख्या है। संख्याएं हैं, ठीक है। भाई हमारा सहअभाज्य माना था आ गया 3, मतलब HCF 1 आना चाहिए था, इसीलिए हमारा कथन असत्य है, हमारा कथन असत्य है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया पूरा सॉल्व। आपको करना क्या है, आपको इसकी कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखो इस साल हुआ क्या है, इस साल जो आप प्रश्नावली घटा दिए हैं तो आपका 101% अंडर रूट से एक सवाल जरूर आएगा, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो इसीलिए आपको बड़े ध्यान से शुरू में करना क्या होगा, जो भी आपसे बोला है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किस रूप की होती है, p/q के रूप की होती है, तो उसको इसके बराबर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम उसका p का मान निकाल लेंगे। p का मान निकालने के बाद करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से हम q का मान निकाल लेंगे और इस वाली वैल्यू को मानेंगे हम समीकरण 1, क्योंकि भाई ये एक पूर्णांक है, p² 3 एक पूर्णांक है, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए p² 3 से विभाजित होगा, और जब p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। तो जब हम p/3 को अगर विभाजित करें तो कुछ तो मान आएगा, कुछ भी आए उससे कोई नहीं, तो उसको हम मान लेते हैं k1। यहाँ से p का मान निकालें, इसको समीकरण हम दूसरा मान लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे तो अब करेंगे क्या, p का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ से जो p का मान निकला है हमारा वो कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से हमारा मान निकलाएगा किसका, k1² का मान निकलाएगा, ये वाला हिस्सा। तो ये भी क्या है, ये भी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो भाई q² 3 से विभाजित हो जाएगा। यदि q² 3 से विभाजित तो q भी होगा फिर 3 से विभाजित। तो यदि हम q और q/3 को विभाजित करें तो कुछ तो मान निकला, उसको हम k2 मान लेते हैं। तो फिर यहाँ से हम देखेंगे ये समीकरण चौथा हो जाएगा। यहाँ से q का इसका मान निकालेंगे तो समीकरण 4। समीकरण 2 में देख रहे हैं भाई p बराबर यहाँ पे 3 k1 आया और q बराबर 3 k2 आया है, दोनों में कॉमन आ गया भाई, HCF 3 आ गया, लेकिन हमने क्या माना था सहअभाज्य संख्याएं। तो बस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और 2-3 बार कर लेना है, आसानी से आप समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं उदाहरण 6 और 7 लेता हूँ, वो तो बहुत ही जल्दी कर लेंगे, उनमें कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम उदाहरण 6 और 7। चलिए तो अब हम उदाहरण 6 और उदाहरण 7 को देखते हैं। ये तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, इनमें तो कुछ ज़्यादा
मेहनत भी नहीं करनी, जो मेहनत करनी होती है वो ऐसे कि खाली अंडर रूट 3 है, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है, लेकिन इनमें तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी दोनों। चलिए समझते हैं। तो जब हमें ये दे रखी है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा भाई, सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो होगा जो दे रखी है उसको परम संख्या मानना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यदि हम हल करेंगे तो हल में क्या करेंगे, हल करेंगे तो माना कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। पहला काम हमारा यही है, यहां से देखिए उदाहरण 7 है। पहले मान लेंगे जो भी दे रखा है हमारे नंबर, इसके बाद परमेय है तो क्या होगा, अतः यदि परमेय है तो 5 माइनस अंडर रूट 3 किसके बराबर होगी, पी बट्टे क्यू के रूप के बराबर होगी। जहां पर जो p है वो q है, q किसके बराबर नहीं आएगा, q बराबर कभी 0 नहीं आएगा। और p और q आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्या है। p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। आप पेपर में यदि ऐसा ही करके आते हैं तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको करना क्या है, मेहनत जो करनी है, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था अंडर रूट 3, उसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर ये तो बहुत सरल है, आप आसानी से कर सकते हो इस तरह के सवाल तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया अब पी बट्टे क्यू, और बराबर में हमें पता है पी और क्यू कैसे होते हैं, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य का मतलब होता है भाई कि जो एचसीएफ है वो कितना होना चाहिए, एचसीएफ दोनों का 1 होना चाहिए, ये कहना चाहता। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें अंडर रूट 3 है ये एक तरफ रखना है और बाकी का चीज एक तरफ रख लेनी है। तो अंडर रूट 3 एक तरफ और बाकी का एक तरफ, तो 5। अब हम करेंगे क्या, इस 3 को इधर ले जाते हैं, इसको हम इधर लाते हैं। तो यदि ये 5 है, ये इधर प्लस के इधर लाऊंगा तो किसके आ जाएंगे, ये माइनस के पी बट्टे क्यू, और ये 3 इधर माइनस का उधर जाएगा तो किसका चला जाएगा, प्लस का, तो अंडर रूट 3 प्लस के। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख दूंगा अंडर रूट 3 बराबर -5 पी बट्टे में क्यू। हम इसको ऐसे ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा एलसीएम, तो क्यू यहाँ पे 5 है तो 5 क्यू हो जाएंगे और ये माइनस का पी, ये हमारा आंसर आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर P और Q क्या है, सह अभाज्य, P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो हम बोलेंगे क्योंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, इसीलिए 5Q माइनस P बट्टे में Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ये वाला हिस्सा जब ये पूर्णांक है तो ये परमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पी बट्टे के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या को। लेकिन ये किसके बराबर है, ये अंडर रूट 3 के बराबर है, जो अभी हमने सिद्ध किया था कि क्या है, अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन 5Q माइनस P बट्टे में Q किसके बराबर है, अंडर रूट 3 के बराबर है, अंडर रूट 3 के बराबर है, जो कि एक अपरमेय संख्या है। भाई ये तो हमारी परमेय संख्या हो जाएगी, चलो ठीक है, लेकिन किसके बराबर है, अंडर रूट 3 के बराबर है। और जो अभी हमने सिद्ध किया था अंडर रूट 3 क्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। तो भाई अगर ये इसके बराबर तो ये परमेय संख्या हो ही नहीं सकती, ये क्या होगी, अपरमेय संख्या। अतः हमारा कथन
असत्य है। इसीलिए इसीलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। हो गया जी, बस इतना ही करना था ये। इससे आगे क्यों क्यों अब हमें जो ये तो पता पड़ी, चलो ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक का मतलब अगर पट्टे में देखें तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन यदि ये अंडर रूट 3 के बराबर है और 3 हमने अभी सिद्ध किया था कि एक अपरिमेय संख्या होती है, तो फिर क्यों ज्यादा आगे जाएं? फिर तो यहीं से भाई ये इसके बराबर है, तो ये तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन भाई ये किसके, जो अंडर रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बराबर कभी परिमेय संख्या आ ही नहीं सकती। इसीलिए क्या होगा, ये हमारा कथन जो हमने माना था शुरू में वो क्या मान लिया, गलत मान लिया। इसीलिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से हम इस सवाल को करेंगे, सेम इसी तरह से। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, उदाहरण 7 कह रहा है दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, माना कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने। ठीक है, जब मान लिया तो भाई किसके बराबर होगी, तो अतः 3 अंडर रूट 2 किसके बराबर होगी, पी बट्टे क्यू के बराबर। जहां पर क्यू क्या होगा, जीरो के बराबर, क्यू बराबर कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और एक और चीज है, क्या है, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर बोलते हैं इनको। ठीक है, संख्याएं हैं। और सहअभाज्य संख्याएं तो आप समझ ही गए होंगे क्या होती हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये जो अंडर रूट 2 है ये इधर ही सट जाना, बाकी का इधर ले जाना है। तो अंडर रूट 2 यहाँ पर अगर ये गुणा में है तो इधर किस में जाएगी, भाग में। तो अंडर रूट 2 बराबर में पी, भाई इधर गुणा में, इधर किस में आएगी, भाग में। 3 क्यू, 3 क्यू। अब क्योंकि अब क्या, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू क्या है भाई, दोनों पूर्णांक हैं। दोनों पूर्णांक हैं तो ये जो हमारी, इसीलिए इसीलिए पी बट्टे में 3 क्यू एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये किसके बराबर है, अंडर रूट 2 के बराबर। और एक थ्योरम है आपकी 1.3 जो कि ये सिद्ध करती है कि अंडर रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो भाई ये अंडर रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या फिर ये परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्योंकि P बट्टे में 3 क्यू किसका, अंडर रूट 2 के बराबर है, बराबर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना भाई, किसके बराबर है, अंडर रूट, जो कि अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो अतः हमारा कथन असत्य है, अतः हमारा कथन गलत है, या सत्य, कथन गलत है। इसीलिए इसीलिए 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक संख्या है। बस इतना सा करना है,
मेन जो होता है ना वो किसमें होता है, जैसे कि ओनली 3 आ जाए, ओनली 2 आ जाए, ओनली 5 आ जाए। जैसे कि मैंने 3 का बताया था, √3 सेम प्रोसेसर आपको 5 के में भी करना है, 2 के में भी करना है, 7 के में भी करना है, सेम प्रोसेसर सब में ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आपको ये तो बहुत सरल है, ये तो आसानी से निकल आते हैं, लेकिन मेन जो काम करना होता है, जैसे √3 आ गया जैसे कि हमने किया था, वो उस पे आप क्या करें, उस सवाल को कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस साल ये आपके पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि बाकी की चीजें हटा दी हैं, 2 प्रश्न तो इसमें चैप्टर में से हटा दिए ना, तो यही बचा है √3 और एचसीएफ और एलसीएम, उसमें से एक आध नंबर का आपका टिक मार का आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइम में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है आपको √3 वाला। और प्रश्नावली हम 1.2 शुरू करेंगे, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है √5। सिद्ध कीजिए √5 है एक अपूर्णांक संख्या, उसको भी ऐसे सेम ऐसे ही करना है जैसे कि हमने √3 का किया है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक आए हैं देखते हुए अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि किस आपकी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।